and welcome back to our PYQ analysis series। तो हमने ये PYQ analysis series शुरू की है पॉलिटी सेक्शन से, ठीक है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर ऑलरेडी कर लिए हैं। ये हमारा इस टॉपिक का सेकेंड लास्ट वीडियो कह सकते हो आप होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं इससे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड। आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ओके, योर पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनसे रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, Which of the following are the financial committees of Indian Parliament? क्या बोल रहा है ये कि इनमें से कौन सी हमारी क्या है, फाइनेंशियल कमिटीज है। What do you understand by financial committees? The committees which look after the finances, okay? जो भी मनी रिलेटेड आपके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, मनी रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको कौन लुक आफ्टर करता है? द फाइनेंशियल कमिटीज। उनको कौन स्क्रूटिनाइज करता है? आपकी फाइनेंशियल कमिटी स्क्रूटिनाइज करती हैं किसी भी तरीके का जो पैसा से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसको स्क्रूटिनी कौन करता है आपके पार्लियामेंट में? योर फाइनेंशियल कमिटीज। नाउ इट इज आस्किंग दैट which one of the following are financial committees of Indian Parliament, ठीक है। हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर बहुत सारी कमिटीज होती हैं, राइट। वो कमिटीज क्यों बनाई जाती हैं? उसके अंदर आपकी जो रूलिंग पार्टी होती है उसके भी मेंबर्स होते हैं, ऑपोजिशन के भी मेंबर्स होते हैं, सब लोगों का कंबाइन करके कुछ कुछ कमिटीज में और क्या बनाया जाता है, उनका एक प्रॉपर कमिटी बनाया जाता है, सो दैट क्या हो, कोई भी अगर इशू आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर, किसी भी तरीके का कोई भी टॉपिक है, कोई भी हॉट बर्निंग इशू है, या पार्लियामेंट के इंटरनल प्रोसेसेस के से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कमिटी बनाई हुई होती है ताकि वो कमिटी उस पर्टिकुलर इशू को अच्छे से क्या कर सके, स्क्रूटिनाइज कर सके, ठीक है, और एक बहुत अपनी अच्छी रिपोर्ट सबमिट कर सके ताकि पार्लियामेंट जो है वो अपने जो भी फैसला ले, अगर वो पॉलिसी मेकिंग है तो वो पॉलिसी मेकिंग अच्छे से हो, अगर कोई और डिसीजन है, आपके डिसिप्लिनरी डिसीजन है, कोई एथिक्स से रिलेटेड है, एथिक्स कमिटी भी होती है आपके पार्लियामेंट में, कोई भी डिसीजन है तो वो काफी ज्यादा वेल डिबेटेड हो, वेल थॉट हो, उसके ऊपर बहुत सारे ओपिनियंस आ जाए, इसलिए ये कमिटीज बनाई जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। फर्स्ट कमिटी कौन सी है आपकी? एस्टिमेट्स कमिटी। यस इट इज, यस और नो? एस्टिमेट्स कमिटी क्या स्क्रूटिनाइज करती है? जो भी बजट एस्टिमेट्स होते हैं उनको स्क्रूटिनाइज करती है। बजट इज व्हाट? योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट इज directly related to your financial matters, so this estimates committee is a financial committee. Other than that, your public accounts committee, अब आपकी जो public accounts committee है, again it is a financial committee. Why? Because जो भी हमारे comptroller and auditor general of India की reports होती हैं उनको कौन scrutinize करता है? उनको ये public accounts committee scrutinize करती है, ठीक है। Yes or no? समझ गए आप सब लोग मेरी बात? comptroller and auditor general के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे हमारे इनिशियल वीडियोस के अंदर व्हेन वी वर डूइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, राइट। सो द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इज आल्सो योर व्हाट? फाइनेंशियल कमिटी, ठीक है। उसके अलावा एक और कमिटी है यहाँ पर, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये जो भी आपके पीएसयूज होते हैं, ठीक है, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, क्या होती हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो भी आपके पीएसयूज होते हैं, इन पीएसयूज को लुक आफ्टर स्क्रूटिनाइज कौन करता है? इट इज डन बाय द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जो भी इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन होता है सब कुछ, वो कौन एग्जामिन करता है? इट इज डन बाय द पब्लिक सेक्टर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जो भी हमारे पीएसयूज है उनको एग्जामिन करती है ये कमिटी, ओके। सो नाउ अगेन दिस इज व्हाट? दिस इज अ फाइनेंशियल कमिटी, yes or no? Why? Because it is again dealing with what? Dealing with money matters, dealing with financial sources of the government, right? आगे चलते हैं हम हमारे फोर्थ ऑप्शन के ऊपर।
Joint Committee on Salaries and Allowance for Members of Parliament. Now, अब देखो, अब आप बोलोगे कि ये भी तो मनी मैटर ही है, तो फिर ये पर्टिकुलर जो कमिटी है वो हमारी फाइनेंशियल कमिटी क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसको फाइनेंशियल कमिटी इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ये प्राइमरीली डील करता है किससे? विद द इमोल्यूमेंट्स ऑफ द एमपीज. किससे डील करती है ये? विद द emoluments of the MPs. Okay, this is why this particular committee is not considered as a financial committee. ठीक है, समझ में आई आप सब लोगों को बात? So your financial committees are 1 estimates committee, 2 public accounts committee and 3 committee on public undertakings. So 1, 2 and 3 कहां पर दिख रहा है आपको? It is option number 3. So option number 3 is your correct answer. I hope you have understood this question, that why we have not considered the joint committee on salaries and allowances for members of parliament, right? Because इसका primary function क्या, किससे deal करता है? It deals with the emoluments of the MPs. Okay? I hope you have understood. Moving on to our next question. देखो next question क्या बोल रहा है? That the process of impeachment of the president of India is, मतलब the procedure of impeachment of president of India is. Impeachment का मतलब क्या होता है? Impeachment is what? Impeachment is a process. कौन सा process? Parliamentary process. Which process? Parliamentary process of what? Of removal. The parliamentary process of removal of the president is called what? Impeachment of the president. ठीक है, पार्लियामेंट जो प्रोसेस फॉलो करता है फॉर रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दैट द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज इट अ जुडिशियल प्रोसीजर? क्या जुडिशरी करती है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट? नो. व्हाई? बिकॉज इट इज डन बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में तो होता है इम्पीचमेंट मोशन. यस और नो? सो दिस इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसेस ऑब्वियसली. इज इट अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस? यस. व्हाई? बिकॉज लेजिस्लेचर ये प्रोसेस स्टार्ट करता है. ठीक है, बट अगर आपने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा होगा so you would be knowing the procedure of it. ठीक है, तो यहाँ पर लेजिस्लेचर में जब भी आपके हाउसेस के अंदर इम्पीचमेंट का मोशन जो है चालू होता है, ठीक है, तो दूसरे हाउस के अंदर क्या होती है? उसकी एक इंक्वायरी कमिटी बनती है. ठीक है, जो उस पर्टिकुलर केस के अंदर इंक्वायरी करती है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है. सो इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज लेजिस्लेचर तो इन्वॉल्व है ही है. लेजिस्लेचर जो है अपनी स्पेशल मेजॉरिटी जब देगी, क्या देगी? अपनी स्पेशल मेजॉरिटी. जब लेजिस्लेचर अपनी स्पेशल मेजॉरिटी देगी तभी ये इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन है ये पास हो सकता है. रेजोल्यूशन मतलब ये जो मोशन चलता है हाउस में ये तभी पास हो सकता है जब उस मोशन को क्या मिले? एक स्पेशल मेजॉरिटी मिले. लेकिन इसके साथ साथ एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई जाती है जो प्रोब करती है, मतलब जो इंक्वायर करती है इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि क्या जो आरोप प्रेसिडेंट के ऊपर लगे हैं मिसबिहेवियर के या इनकैपेसिटी के, तो क्या वो सही है या नहीं है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ जुडिशियल प्रोब, राइट? इट इज अ काइंड ऑफ प्रोब. ठीक है, एक इंक्वायरी है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर हम इसको बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इंक्वायरी भी इन्वॉल्व है और लेजिस्लेचर का पूरा प्रोसेस भी इसमें इन्वॉल्व है. ऑलराइट, मूविंग ऑन. क्या ये सिर्फ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है? नो, नॉट एट ऑल. इट इज नॉट ओनली लेजिस्लेटिव प्रोसीजर. व्हाई? बिकॉज over here we are also setting up what? We are also setting up a committee to inquire into the particular case. Yes or no? Is it only an executive procedure? No. Why it is not only executive procedure? Because आपका पूरा legislature इसके अंदर involved है. Yes or no?
ऑल ऑफ योर एमपीज आर इन्वॉल्व, जो भी आपके इलेक्टेड एमपीज होते हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसीजर के अंदर. सो दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर इज नॉट ओनली एन एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर. ओके, तो आपका जो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है, इट इज व्हाट, इट इज अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर. व्हाई? बिकॉज इसके अंदर इंक्वायरी कमिटी भी बैठती है और पार्लियामेंट का भी पूरा क्या होता है, आपका इन्वॉल्वमेंट होता है. ओके, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट which one of the following legislative house, which one of the following legislative house can be abolished. ठीक है, इनमें से कौन से लेजिस्लेटिव हाउस को क्या किया जा सकता है, अबॉलिश किया जा सकता है. लोकसभा. क्या लोकसभा को कोई अबॉलिश कर सकता है? कैन एनीवन अबॉलिश द लोकसभा? नो. व्हाई? बिकॉज इट इज एन इलेक्टेड बॉडी. यहां पर कौन बैठे हैं, आपके इलेक्टेड representatives बैठे हैं. yes or no? yes or no? there is no as such procedure जिससे क्या हो सकता है, आपकी लोकसभा abolish हो सकती है. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारी राज्यसभा के ऊपर. राज्यसभा को क्या बोला जाता है, इट इज अ परमानेंट हाउस. yes or no? it is a permanent house and it cannot be abolished. Obviously. Then comes your विधानसभा. विधानसभा को भी कर सकते हैं क्या अबॉलिश? नहीं. क्यों? क्योंकि वो भी क्या है, वहां पर भी कौन बैठे हैं, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं. लेकिन ये जो ये विधान परिषद होती है, ठीक है, ये जो ये विधान परिषद होती है, जिसको कौन एस्टैब्लिश कर सकती है, जिसको पार्लियामेंट एस्टैब्लिश कर सकती है. ठीक है, पार्लियामेंट के हाथ के अंदर क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स होती हैं उनको एस्टैब्लिश करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू योर आर्टिकल 169. अकॉर्डिंग टू योर आर्टिकल 169, जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, जो आपकी विधान परिषद होती हैं, उनको एस्टैब्लिश करने का या उनको अबॉलिश करने का जो पावर है वो किसके हाथ में है, इट इज इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, तो इन सारे हाउसेस में से ओनली द विधान परिषद इज वन दैट कैन बी व्हाट, दैट कैन बी अबॉलिश्ड. एंड एज पर व्हाट, एज पर आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, among the following which group of the states or union territories have only one seat in the Lok Sabha. क्या बोल रहा है ये, इन सब में से कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर क्या है, सिर्फ वन सिंगल सीट है, किसमें, आपकी लोकसभा के अंदर. ठीक है, पहला हम ऑप्शन देखते हैं अरुणाचल प्रदेश. आप सबको पता है अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट्स हैं. yes or no? वेयर सिक्किम और लक्षद्वीप की कितनी है, 1-1 सीट्स हैं. ठीक है, यहाँ तो फिर ये ऑप्शन क्या हो गया, आपका गलत हो गया. yes or no? दोनों ऑप्शंस, ये वाले ऑप्शंस में से एक के पास तो 2 है और बाकी के 2 के पास 1 है. सो दिस ऑप्शन स्टैंड्स टू बी रॉन्ग. उसके बाद में देखो गोवा और मेघालय में, देखो गोवा एंड मेघालय में कितनी सीट्स हैं, देयर आर 2 सीट्स, राइट. और नागालैंड में अगेन देयर इज 1 सीट. सो फिर से ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि तीनों के पास में क्या है, 1 सीट नहीं है, राइट. अब आगे बढ़ते हैं हम, चंडीगढ़, सिक्किम एंड मिजोरम. वी ऑल आर वेरी श्योर कि इन तीनों के पास में क्या है, देयर आर ओनली 1-1 सीट्स. yes or no? all the 3 states and UTs have what, have only 1-1 seats. ठीक है, तो this option stands to be correct. but still हम आगे भी देखेंगे एक बार और. yes or no? जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, तो मणिपुर के पास में कितनी सीट्स है, मणिपुर हैज how many seats in Lok Sabha? It has 2 seats in Lok Sabha. Whereas again Dadra and Nagar Haveli and Puducherry has 1-1 seat each, right? So your correct option stands to be your option number 3rd, that is Chandigarh, Sikkim and Mizoram. क्योंकि तीनों के पास में क्या है, एक एक सीट है आपकी लोकसभा के अंदर. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है,
क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के पास कितनी सीट्स है, 2 सीट्स है, ठीक है। सिक्किम और लक्षद्वीप के साथ भी एक एक ही सीट है दोनों के पास, एक सिक्किम की और एक लक्षद्वीप की, ठीक है। गोवा और मेघालय के पास में कितनी है, 2 सीट्स है, 2 गोवा की है, 2 मेघालय की है, और नागालैंड के पास अगेन 1 सीट है। इन तीनों के पास 1-1 सीट है। Over here, Manipur has 2 seats and Dadra and Nagar Haveli and Puducherry has 1-1 seat each. Okay? I hope you have understood why we have opted this as the correct answer. ठीक है? आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका 2013 का क्वेश्चन है। 2013 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये, दैट यू हैव टू मैच द फॉलोइंग लिस्ट। लिस्ट में किस कौन कौन दिए हुए हैं आपके, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड इलेक्टोरल उनका डिस्क्रिप्शन। प्रेसिडेंट दिया हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ उनका इलेक्टोरल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का इलेक्टोरल डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है? यस, ही वाज इलेक्टेड फॉर व्हाट, ही वाज इलेक्टेड फॉर 2 टर्म्स। क्या लिखा है इसमें यहाँ पर, इलेक्टेड फॉर 2 टर्म्स। तो आपका ए का क्या होगा, 3 होगा आपका, ठीक है। ए को क्या मैच कर रहा है आपका, थर्ड ऑप्शन। ए का थर्ड देखो कहां कहां पर है, फर्स्ट में है और थर्ड में है। 2 ऑप्शंस आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। उसके बाद में देखो जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन was the first Muslim president and he also died in his office, right? He died during his office only. So जाकिर हुसैन का होगा आपका 4th। बी का 4th देखो कहां पर है, बी का 4th देखो कहां पर है, जाकिर हुसैन he was the first president to die in his office। बी का 4th देखो कहां पर है, it is in option number 1। so option number 1 will be your correct option, but still हम लोग आगे के भी देखेंगे। वीवी गिरी he was counting of second preference, yes or no? वीवी गिरी जो इलेक्ट हुए थे, ठीक है, सो उनके जो इलेक्शन हुआ था उसके प्रोसेस के अंदर सेकंड प्रेफरेंस की काउंटिंग हुई थी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर कोई भी क्लियर इंसान विनर आ नहीं रहा था सामने, ठीक है। सो ही वाज इलेक्टेड इन हिज सेकंड प्रेफरेंस ऑफ वोटिंग, काउंटिंग ऑफ सेकंड प्रेफरेंस। सी का क्या हो गया आपका, 2 हो गया, सी का 2 हो गया। एंड नीलम संजीव रेड्डी, वी ऑल नो दैट ही वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, यस और नो? सो आपका डी का क्या हो गया, 1 हो गया, राइट, ही वाज इलेक्टेड unopposed, or he is the only, like he is said to be the only president who was elected unopposed, Neelam Sanjeev Reddy। okay, so this is your correct sequence और आपका correct answer क्या हो जाएगा, your option number, code number 1। Rajendra Prasad was elected for 2 terms, then Zakir Hussain, he died in his office, then VV Giri उनका वो when he was elected in the counting of second preference, and Neelam Sanjeev Reddy, he was elected unopposed। okay, I hope you have understood these things। मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करो, एनालाइज करो, आगे पीछे की इंफॉर्मेशन देखो, बट उसके साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। प्लीज मेक नोट्स, व्हाई, बिकॉज दोज नोट्स विल बी योर बाइबल फॉर द एग्जामिनेशन। जब आप रिवीजन करने बैठोगे, दोबारा से पेपर्स उठाकर नहीं देखने वाले हो आप, यू विल जस्ट सी दोस शॉर्ट नोट्स विच यू हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के आपके पास सिर्फ 2 से 3 पेजेस के वो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ओनली 2 to 3 पेजेस। A4 साइज की जो शीट्स होती है वो 2 से 3 शीट्स होनी चाहिए आगे पीछे की, जिसमें आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के PYQs के नोट्स होने चाहिए, बहुत शॉर्ट, बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको नोट्स बनाने हैं उसके, बिकॉज दीज नोट्स विल हेल्प यू इन रिविजन। रिविजन के टाइम पे आप ये कुछ भी नहीं देखने वाले हो, और अगर आप अभी ये वीडियोस देख रहे हो तो आपका ये टाइम वेस्ट हो रहा है अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो कीप मेकिंग नोट्स साइमल्टेनियसली so that it is easy for you to revisit those notes when you are doing the revision। okay, so keep learning, keep preparing। notification कभी भी आ सकता है, अभी ये मत सोचो कि अभी शुरू करना है, कब शुरू करना है, शुरू कर दो, ठीक है। so just be very much studious, be steady in your studies, be consistent with what you are doing,
and keep making note of what you are learning. Okay, so all the very best. पढ़ते रहो next video तक. हम next video के अंदर आगे इसको continue करने वाले हैं. Till then, do your studies very honestly and take care of yourselves. Thank you so much.